हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। हम योगिता सिंह, पॉलिटिकल साइंस टीचर। बच्चों, आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 है आपकी न्यायपालिका। इससे पहले हमने जो है 2 चैप्टर फिनिश कर दिए इसी बुक से। एक तो एग्जीक्यूटिव एंड आपका लेजिस्लेचर जिस कार्यपालिका चैप्टर है, और एक आपका विधायक का चैप्टर। ये 2 चैप्टर आपके क्लियर हो चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपके पास जा चुके हैं, आपने आई होप पढ़ लिए होंगे। और ये आपका चैप्टर है चैप्टर 3 यानी चैप्टर 6, क्योंकि इस बुक से आपके 3 ही चैप्टर आने हैं, तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। आप इस बुक को पहले तो आपको अच्छे से रीड करना है चैप्टर को उसके बाद वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे कि न्यायपालिका किसे कहते हैं, हमारे भारत में कितने प्रकार की न्यायपालिका पाई जाती है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, किस तरीके से उनको रखा जाता है, किस तरह उनको हटाया जाता है, ये सारी बातें जो है आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक बैठता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका जो होती है वो मुद्दों को या झगड़ों को सुलझाती है। तो जो विधायिका और कार्यपालिका है, ये तो दोनों एक दूसरे पर इंटरफेयर कर सकते हैं, एक दूसरे पर इनका अधिकार है, लेकिन जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है ना। तो इसलिए कहा गया है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। तो हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद, यानी कि अगर व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा मुद्दा हो, समूहों के बीच में झगड़ा मुद्दा हो, या व्यक्ति या सरकार के बीच में कोई झगड़ा मुद्दा हो, या फिर सरकार आपस में कोई विवाद हो, तो इन सब को विवाद से निपटाने के लिए जो है हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का यह भाव है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष, अगड़े और पिछड़े मतलब ऊंचे या नीचे, सभी लोग जो है कानून के सामने जो है वो इक्वल है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वे कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, जो भी हमारे अधिकार हैं, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति समूह की तानाशाही ना ले। इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीति के दबाव से मुक्त है, यानी कि किसी का भी दबाव उसके ऊपर नहीं है। अब इसमें है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है ना। कैसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। सरकार के अन्य 2 अंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते हैं ताकि वे ठीक ढंग से न्याय कर सके। मैंने बताया था विधायक और कार्यपालिका एक दूसरे पर इंटरफेयर कर सकते हैं, एक दूसरे हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई बाधा नहीं पहुंचाता है। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें और न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके, उस पर किसी का भी दबाव ना रहे, जो भी उसे ऑर्डर देना है वो अपने ही किसी भय से, किसी भेदभाव से दे। न्यायपालिका की आज़ादी का अर्थ स्वेच्छाचारिता तथा उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्ति में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहेगी और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कि उन्होंने लॉ करी हुई हो, है ना, तो ही वो जो है न्यायाधीश बन सकता है। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होकर यानी रिटायर होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जाता है। कोई चीज़ हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो ही हटाया जाता है, बल्कि उसके बजाय जो है सेवानिवृत्त होने तक जो है जज जो है अपने पद पर बना रहता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव से अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
संविधान निर्माताओं को मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद जो है वो सुरक्षित रहता है, इसलिए जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कठिन है न्यायाधीशों को हटाने की। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है, ठीक है। संविधान के अनुसार जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय में अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इन अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त और स्वतंत्र रूप से जो है अपना कार्य करती है और निर्णय लेती है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कौन है इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबंध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं, या इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानून पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। लेकिन इस परंपरा में 2 बार तोड़ा गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का एक मुख्य न्यायाधीश चुना गया था। फिर 75 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़कर न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई थी। इस तरह के 2 अपवाद हैं जो वरिष्ठ न्यायाधीश को छोड़कर जो है इनको नियुक्ति दी गई वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर। सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यह आप अंडरलाइन कर लेंगे कि नियुक्ति कैसे होती है। जो सर्वोच्च हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह पर करता है राष्ट्रपति। इसका मतलब यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व। 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय में सामने आया है कि शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इससे अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह जो है न्यायालय की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो अपने साइड से नाम देते हैं और राष्ट्रपति उनमें से किसी को चुनता है। इस तरीके से जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अब है न्यायाधीशों को पद से हटाना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। आपको याद है कि ये विशेष बहुमत क्या है, इसे हमें चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा था। इसमें स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। और यह भी गौरतलब है कि जहाँ उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की भी विधायिका के पास भूमिका है। रखने के लिए जहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है कार्यपालिका की होती है, वहीं हटाने में जो है विधायिका की होती है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल प्रस्ताव विचार के लिए आया है।
केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव में पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। तो यानी कि अभी तक जो एक बार कोशिश की गई वो भी नहीं हटाई गई। न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास क्या रहा? 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था, वे न्यायाधीश थे वी रामास्वामी, उन पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है, पैसे लिए। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करी। इसके एक बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने फिर इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति रामास्वामी को पंजाब और उच्च हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पद तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध नहीं हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद हुए मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया और एट लास्ट प्रस्ताव को सदन में कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो महाभियोग है वो असफल रहा। महाभियोग होता है न्यायाधीश को उसके पद से हटाना। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका भारतीय संविधान एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका मतलब यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत का पहले क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय आता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आता है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास ही मंगवा सकता है और यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकता है। तो ये इसके अधिकार हैं। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, नहीं हाई कोर्ट की, यानी हर राज्य के अपने हाई कोर्ट होते हैं। तो हाई कोर्ट क्या करता है? निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। अब हम बात करते हैं जिला अदालत की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ये है जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला भी देती है। ठीक है। और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो भारत के सर्वोच्च के और जो आपके उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें फौजदारी दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करती है। तो ये आपका फ्लो चार्ट है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज हम जो है यहीं तक ही पढ़ेंगे, पेज नंबर 130 तक, और यहाँ तक आपको बुक रीड करनी है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।